कहानी की शुरुआत में हम एक रिकी नाम के लड़के को देखते हैं जिसे एक ऐसे जेल में रखा जाता है जहां कानून से ज्यादा कैदियों का राज चलता है। जेल में आते ही यहाँ के कैदी रिकी को कमजोर समझकर परेशान करने लगते हैं, पर उन्हें क्या पता था जिसे वो कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं असल में वो उन सबका बाप है। दुनिया के किसी भी सिक्योर जेल को तोड़ना उसके लिए आम बात थी, पर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और उसे क्यों इस जेल में लाया गया था। तो कहानी शुरू होती है चीन के एक शहर से, जहाँ हमें एक पुलिस वैन दिखाई जाती है जो कई कैदियों को लेकर एक चीन के जेल में पहुंचती है, जो कि चीन की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है, जहां चीन के सबसे खौफनाक कैदी रहते हैं। पुलिस वैन से आज कुछ नए कैदियों को यहां लाया गया था, उसी में से एक था रिकी। रिकी बहुत ही कम एज का लड़का था, इसलिए इसकी सजा घटाकर 10 साल से 5 साल कर दी गई थी। रिकी को इस जेल में इसलिए लाया गया था क्योंकि उसने बहुत ही बेरहमी से एक आदमी को मार दिया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये हम कहानी में आगे जानेंगे। अंदर आने के बाद रिकी को मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है कि तभी अचानक डेंजर अलर्ट बजने लगता है। तभी पुलिस वाले रिकी को रोककर उसकी पूरी तलाशी लेने लगते हैं, पर उसके पास कुछ नहीं मिलता। पर डिटेक्टर बार बार यही बता रहा था कि उसके पास जरूर कुछ हथियार है। तभी उसे एक्सरे मशीन के पास ले जाया गया। बॉडी स्कैन होते ही सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि रिकी के बॉडी के अंदर कई सारी बुलेट की गोलियां फंसी हुई थी। ये देखकर वहाँ के सभी पुलिस वालों के होश उड़ गए। ये सोचने लगे कि इसकी बॉडी के अंदर इतनी सारी गोलियां हैं, फिर भी वो इससे जिंदा कैसे है। तभी पुलिस वाला रिकी से पूछता है कि तुमने ये गोलियां निकलवाई क्यों नहीं। तो रिकी जवाब देता है कि ये मेरे अंदर जो गोलियां हैं ये मेरी ताकत है, कि मेरी कमजोरी। तो पुलिस वाले उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जेल 4 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्से में एक खौफनाक कैदी रहता है जहाँ सिर्फ उनका ही राज चलता है। ये चारों कैदियों का एक गैंग था जिसका नाम था द गैंग ऑफ माफिया। ये लोग बहुत बड़े बड़े माफिया गैंग से मिले हुए थे और वो लोग पुलिस वाले को पैसे भी देते थे ताकि ये लोग कुछ भी गलत करे तो पुलिस वाले उसे कुछ ना बोले और जेल में उनका ही राज चले। इसके लिए वो पुलिस वाले को बाहर से ही पैसे देने का इंतजाम कर दिया था। आज सुबह जब सभी कैदी फ्रेश होने में बिजी थे तभी वहाँ ईस्ट साइड का कैदी सैमी वहाँ आता है। आते ही उसने एक बुजुर्ग कैदी एडम को मारना शुरू कर दिया क्योंकि एडम ने उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया था। एडम की सजा कंप्लीट हो चुकी थी और जल्द ही उसकी रिहाई होने वाली थी, इसलिए उसने अपने बेटे के लिए एक टॉय बनाया था। लेकिन सैमी वो टॉय एडम से छीनकर उसके माथे पे दे मारता है और एडम नीचे गिर जाता है और खिलौना टूट जाता है। फिर सैमी एडम को डराता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे जान से मार देगा। एडम अपने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उस टूटे हुए खिलौने का एक टुकड़ा उठाकर सैमी पर अटैक करने के लिए भागता है कि तभी सैमी का एक साथी एडम को अपने पैरों से फंसाकर गिराने की कोशिश करता है और उसी समय सैमी खिलौने का एक टुकड़ा एडम के मुंह पे मार देता है। वो नीचे गिरता है और दर्द से चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर एक पुलिस वाला वहाँ आता है। वो एडम को बचाने के बजाय सैमी को बोलता है इसे और मारो और वहाँ से चला जाता है। रिकी को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था, तभी सैमी वहाँ से जाने लगता है। रिकी अचानक से सैमी को इतना जोर से लात मारता है कि वो पास के पड़ी एक नुकीली कील पर जा गिरता है जिससे उसकी आंखें फूट जाती है। तभी सैमी का एक दोस्त रिकी पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर रिकी जब पीछे पलट कर देखता है तो वो लोग डर जाते हैं और सैमी को चुपचाप से वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सैमी बच तो जाता है लेकिन वो अपनी एक आंख हमेशा के लिए खो देता है। सैमी के अंदर रिकी से बदला लेने की आग लग जाती है। वो रिकी को किसी भी कीमत पर मारने की कसम खा लेता है। इसलिए सैमी पुलिस वाले को बोलता है कि फाइटर फायर को खोल दे क्योंकि फाइटर फायर बहुत ही खौफनाक कैदी था। वो अपने हाथ से किसी भी इंसान की हड्डियां चूर चूर कर देता था। जो भी उससे भिड़ता है उसका नामो निशान तक मिट जाता है। फिलहाल उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा गया था। दूसरी तरफ सैमी एक पुलिस वाले को पैसे देता है और कहता है कि जाकर उस एडम से बोल दो कि अब उसे जिंदगी भर इसी जेल में रहना होगा। पुलिस वाला एडम के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी रिहाई कैंसिल हो गई है। ये सुनने के बाद एडम बहुत परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि अगर अब भी वो इस जेल में रहा तो सैमी उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। एडम पुलिस वालों का पैर पकड़ लेता है और अपनी रिहाई के लिए पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, पर वो लोग उसे पीटकर वहाँ से चले जाते हैं। एडम अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर उसी रात एडम ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। ये बात जेल में बहुत तेजी से फैल गई कि एडम मर चुका है। ये बात रिकी को भी पता चलता है। जिस आदमी की उसने जान बचाई थी अब वो नहीं रहा। ये सुनकर रिकी गुस्से से आग बबूला हो जाता है क्योंकि एडम के साथ इस जेल में बहुत गलत हुआ था और उसे सजा भी बेवजह मिली थी। असल में हुआ ये था कि एडम जब अपनी फैमिली के साथ जा रहा था कि तभी एडम की गाड़ी से टकराकर एक व्यक्ति मर जाता है। इसीलिए एडम को इस जेल में लाया गया था जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। दूसरी तरफ ये देखते हैं कि पुलिस वाले एडम की डेड बॉडी ले जा रहे होते हैं कि तभी रिकी वहाँ आ जाता है और देखता है कि एडम के हाथों में अभी भी हथकड़ी लगी हुई है। तो रिकी पुलिस वाले को बोलता है कि क्या आप लोगों के अंदर का जमीर इतना मर चुका है कि इसके मरने के बाद भी आप लोग इसके हाथों में हथकड़ी लगा कर रखे हैं। ये बोलकर रिकी अपने हाथों से हथकड़ी को तोड़ देता है। ये देखते ही पुलिस वाले का होश उड़ गया कि इतनी मजबूत हथकड़ी इसने इतनी आसानी से कैसे तोड़ दी।
दी। फिर रिकी एडम की डेड बॉडी पे वही खिलौना रख देता है जो एडम ने अपने बच्चे के लिए बनाया था, जिसे सैमी ने तोड़ दिया था और रिकी ने उसे ठीक करके एडम की लाश पे रख दिया ताकि एडम की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन रिकी को एडम के लिए बहुत बुरा लग रहा था और सैमी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सैमी के कारण ही एडम की जान गई थी। अगले दिन जब सब लोग नहाने जाते हैं उसमें से रिकी भी था। रिकी के करीब सैमी आता है और उसकी तरफ बहुत गुस्से भरी नजरों से देखता है। कुछ देर बाद सारे कैदी वहाँ से चले जाते हैं। तब वहाँ वो कैदी आता है जिसका नाम था फाइटर फायर। फाइटर फायर रिकी को इतना जोर का मुक्का मारता है कि रिकी सीधा दीवार से जा टकराता है कि तभी रिकी को गुस्सा आता है और वो फाइटर फायर के पेट में इतना जोर का मुक्का मारता है कि फाइटर फायर का पेट फट जाता है और उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती हैं। तुरंत ही फाइटर फायर की मौत हो जाती है। इसी बीच सैमी रिकी को मारने के लिए एक नोकीली कील लेकर आता है और उसे सीधा रिकी के हाथों में घुसा देता है। ये सब होने के बाद भी रिकी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और रिकी अपने हाथों से कील निकालकर सैमी के हाथों में घुसा देता है। और पुलिस वाले वहाँ खड़ा होकर उनकी लड़ाई देख रहे थे लेकिन कुछ नहीं करता क्योंकि सैमी ने उसे पैसे दिए थे। फिर रिकी सैमी को इतना जोर का मुक्का मारता है कि मुक्का सीधे सैमी के पेट में चला जाता है और उसी वक्त सैमी की मौत हो जाती है। ये देखकर पुलिस वाला ये समझ जाता है कि रिकी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही खतरनाक कैदी है। कि तभी वहाँ एक मैक्स नाम का कैदी आता है जो वेस्ट सेक्शन का लीडर था। वो रिकी के पास आकर कहता है कि तुम्हारे जैसा पावरफुल कैदी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मगर मैक्स की बातों का रिकी पर कोई खास असर नहीं होता। उसके बाद पुलिस रिकी को एक खास तरह की कैद खाने में ले जाते हैं जो बहुत ही खूंखार कैदियों के लिए बनाया गया था और उसे उस कैद खाने में बंद कर देते हैं। कि तभी रिकी के दिल में बहुत जोरों का दर्द होने लगता है। इसके बाद रिकी को अपने पास्ट की याद आने लगती है कि जब वो 10वीं कक्षा का छात्रा था तभी उसके मॉम डैड की मौत हो गई थी। रिकी एक दिन अपने मॉम डैड से मिलने उनके कब्र के पास कब्रिस्तान आता है। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। फिर रिकी को पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रिकी का अपना सगा चाचा टॉम है। रिकी और टॉम दोनों एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिले थे पर टॉम रिकी के बारे में अपने भाई से पहले ही बहुत कुछ सुन चुका था कि रिकी मार्शल आर्ट सीख रहा है, इसलिए वो यहाँ आकर उसे मार्शल आर्ट के बारे में पूछता है। कि तभी रिकी अपनी ताकत दिखाने लगता है। कि तभी टॉम उसे पलटवार करके तुरंत ही रोक देता है क्योंकि टॉम जान चुका था कि रिकी के अंदर अभी भी बहुत सी कमजोरियां हैं। पूरी तरह से मार्शल आर्ट सीखने के लिए उसे अभी बहुत टाइम लगेगा। रिकी का चाचा मार्शल आर्ट का गुरु है, ये बात रिकी ने अपने पापा से सुनी थी, इसीलिए वो टॉम के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे मार्शल आर्ट सिखाए क्योंकि अब रिकी के माँ बाप कोई भी नहीं है, इसीलिए उसे बहुत स्ट्रांग बनना होगा, नहीं तो वो इस दुनिया में टिक नहीं पाएगा। रिकी की ये सारी बातें सुनकर टॉम उसे ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हो जाता है। वो आज रात से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो उसे बताता है कि मार्शल आर्ट का पहला रूल होता है अपने मन पर नियंत्रण रखना। अगर उसे मार्शल आर्ट सीखना है तो उसे ईगो, गुस्सा और डर को अपने मन से निकालना होगा। फिर टॉम एक बड़ा सा पत्थर रख कर उसे फुल फोकस के साथ उसे तोड़ने को कहता है। रिकी ठीक वैसा ही करता है और पत्थर को बहुत आसानी से चूर चूर कर देता है। फिर टॉम उस पर एक के बाद एक पत्थर फेंकने लगता है लेकिन रिकी उन सारे पत्थरों को नीचे नहीं आने देता और हवा में ही चकनाचूर कर देता है। फिर टॉम एक बड़ा सा पत्थर लाकर रिकी के सीधे सीने पर ही वार करता है पर वो उसे भी तोड़ देता है। अब टॉम समझ जाता है कि रिकी अब अपने माइंड पे फुल कंट्रोल करना सीख चुका है, उसे अब और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है जहाँ रिकी अंधेरे कमरे में बंद शांत बैठा था। कुछ टाइम बाद एक पुलिस रिकी के कमरे में आता है और उसे बताता है कि एक सीनियर पुलिस जॉर्ज ने उसे बुलाया है। रिकी को जॉर्ज के ऑफिस में ले जाया जाता है। जॉर्ज की एक हाथ नहीं थी, वो एक हुक की मदद से खाना खा रहा था। जॉर्ज अपने गार्ड को रिकी की फाइल को पढ़कर सुनाने के लिए बोलता है। अब गार्ड फाइल पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा होता है कि रिकी बचपन से ही अनाथ है, उसे पढ़ाई लिखाई में कुछ खास मन नहीं लगता था, इसलिए उसे स्कूल से निकालकर एक म्यूजिक स्कूल में डाल दिया गया था। लेकिन वो वहाँ पर भी कुछ दिन रहने के बाद अचानक से 3 साल के लिए गायब हो गया। उसे किसी ने भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। सब सुनकर जॉर्ज रिकी को गुस्से से बोलता है और उसकी गर्दन दबोचकर उससे पूछता है कि जब वो 3 साल गायब था तो उस समय वो कहाँ था और वो जो उसके सीने में इतनी सारी गोलियां हैं वो उसके बॉडी में कहाँ से लगी और गोलियां लगने के बाद भी वो अब तक जिंदा कैसे है। पर रिकी जॉर्ज को कुछ नहीं बताता। जॉर्ज रिकी से बोलता है तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, तू ये मत भूल तू अभी भी इसी जेल के अंदर ही है, तो तुमसे सच बुलवाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जॉर्ज को रिकी के फाइल से एक फोटो मिलती है तो जॉर्ज रिकी को उस फोटो को देखने के लिए बोलता है। रिकी जैसे ही उस फोटो को उठाने जाता है जॉर्ज रिकी के हाथ पर अपनी उस नकली हाथ से बार बार मारने लगता है पर रिकी फिर भी नहीं डरता और जॉर्ज के मुंह पर थूक देता है। तो जॉर्ज गुस्से से बोलता है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम किस जेल में आ पहुँचे हो, ये एक नर्क है और इस गलती की सजा रिकी को भुगतनी होगी। वो कहता है कि वो अपने हाथों से रिकी को धीरे धीरे खत्म करेगा। इसके बाद वो रिकी को वो फोटो दिखाता है जो वो उसे पहले दिखाना चाहता था। वो फोटो असल में रिकी की जीएफ की थी। जॉर्ज रिकी की जीएफ को लेकर उसे धमकी देता है। सुनकर रिकी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जॉर्ज के पास रखा खाने का टेबल तोड़ देता है। तभी जॉर्ज रिकी पर गोलियां चलाने लगता है लेकिन वहाँ पर रखे चीजों का यूज करके रिकी गोलियों से बच जाता
जाता है और उसे कहता है अगर तुमने मुझे गलती से भी मारने की कोशिश की तो तुमको मेरी हाथों ही मरना होगा। तभी रिकी दौड़कर आता है और उसे मारने ही वाला होता है कि एंड में वो रुक जाता है और कहता है तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे कई और लोगों को भी मारा है, इसलिए आज के बाद मेरी निजी जिंदगी में कभी भी दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात रिकी अपनी जीएफ की फोटो देख रहा होता है और उसके पास उसकी जीएफ की एक फ्लूट भी थी। रिकी फोटो देखते हुए उस फ्लूट को बजाने लगता है। फिर उसे अपने पास्ट की बात याद आने लगती है जब वो अपनी जीएफ के साथ बहुत ही अच्छे पल बिताता था। रिकी की जीएफ का नाम था डायना। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। रिकी के जिंदगी के अच्छे पल सिर्फ उसकी जीएफ के साथ ही बीता था, तो इसलिए इस पल वो उन्हीं यादों को याद कर रहा था कि तभी वहाँ एक पुलिस वाला आया और रिकी को फ्लूट बजाने से मना कर दिया। दूसरे दिन दिखाया जाता है सैमी का दोस्त जब जेल में घूम रहा था तो उसके पास बहुत सारे कैदी आ जाते हैं। ये वही कैदी थे जिसे सैमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर परेशान किया करता था। क्योंकि सैमी मर चुका था इसलिए ये कैदी इनसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि इनके वजह से ही एडम जैसे अच्छे इंसान को अपनी जान देनी पड़ी थी। एक कैदी तो उसे जान से ही मार देना चाहता था, लेकिन ठीक उसी समय वहाँ मैक्स आ जाता था जिसे ईस्ट सेक्शन का लीडर बनाया गया था। मैक्स कहता है कि वो गुस्से में आकर किसी की भी जान ना ले। वो कहता है कि जेल के नियम सभी को पता है कि जेल में किसी भी कैदी को मारने का हक केवल मैक्स के पास ही है, इसलिए वो पहले के सारे गिले शिकवे को भूल जाए। फिर एक कैदी कहता है कि तेरे लीडर होने का क्या फायदा जब तू जेल के अपने ही सेक्शन का न्याय नहीं कर सका। तेरे जैसे बेकार इंसान को लीडर किसने बनाया मैं नहीं समझता। सुनते ही मैक्स गुस्सा हो जाता है और उस कैदी को जान मार देता है। ठीक उसी समय वहाँ जॉर्ज पहुँचता है और मैक्स को बधाई देता है इसलिए कि उसने बिल्कुल सही काम किया है। फिर जॉर्ज खुद उस कैदी की लाश लेकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन जॉर्ज मैक्स को अपनी ऑफिस में बुलाता है और उसे एक हथियार देता है और बोलता है तुम एक ताकतवर कैदी हो इसलिए उसे इस जेल में इतना बड़ा पोस्ट दिया गया है, लेकिन अब उसे एक काम करना होगा। जैसे उसने उस कैदी को मारा था उसे अब रिकी को भी मारना होगा। ये सुनकर मैक्स बहुत डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि रिकी बहुत ही खतरनाक कैदी है और उसे मार पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्स रिकी के साथ फाइट लेने के लिए रेडी हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जेल की बाउंड्री में उस कैदी की लाश टंगी हुई है। रिकी चुपचाप शांत खड़ा होकर उसे देख रहा है कि तभी मैक्स उसके साथ फाइट करने के लिए आता है, तो रिकी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मैक्स बार बार अलग अलग तरीके से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी बहुत ही आसानी से हर बार खुद को उससे बचा लेता है। पर मैक्स बहुत ही ताकतवर था इसलिए वो अंत में रिकी को चोट पहुंचाने में सफल हो जाता है। लेकिन बाउंड्री के पीछे बहुत सारे कैदी खड़े थे, रिकी को अप्रिशिएट कर रहे थे क्योंकि सिर्फ रिकी ही ऐसा था जो इस जेल के सारे अत्याचारियों को सजा दे सकता था। सबकी बातें सुनकर रिकी को बहुत हौसला मिलता है, उसके अंदर जुनून जाग जाता है। रिकी फिर अपनी पूरी ताकत के साथ मैक्स से लड़ाई करने के लिए निकल पड़ता है। रिकी के बॉडी में एक ऐसी ताकत थी कि मैक्स जैसे शक्तिशाली इंसान भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। फिर मैक्स ने रिकी के आंखों में रेत डाल दी जिससे रिकी को कुछ दिखाई नहीं देने लगा, पर फिर भी रिकी लगातार वार करने की कोशिश करता है कि तभी मैक्स एक खंजर निकाल कर रिकी के शरीर पर बार बार वार करने लगता है। रिकी वहाँ से हटते हटते एक पानी की पाइप पर अपने हाथ को रख देता है और उस पाइप को जोर से दबाकर फोड़ देता है और पानी जैसे ही बाहर आता है रिकी अपनी आंखों को धो लेता है और उसे फिर से सब कुछ अच्छे से दिखने लगता है। रिकी अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। वो मैक्स पर टूट पड़ता है और उसके माथे पर इतना भयंकर थप्पड़ मारता है कि उसकी आंखें निकलकर जमीन पर गिर जाती है। तभी जॉर्ज भी वहाँ पहुँच जाता है। मैक्स की ये हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर रिकी अपने हाथों की नसों को खींचकर बांधता है और फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब मैक्स समझ चुका था कि अब वो रिकी का सामना नहीं कर सकता है, इसलिए उसने खुद को चाकू मार ली थी। पहले तो सबको लगा कि मैक्स ने हार मान ली है, लेकिन ये उसकी चाल थी। जैसे ही रिकी मैक्स के पास जाता है वो अपनी हथकड़ियां निकालकर रिकी के गले में बांध देता है, लेकिन रिकी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हवा में उड़ाता है और उसको इतनी जोर के मुक्का मारता है कि उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो जाती है, जिससे मैक्स वहीं मर जाता है। मैक्स के मरते ही उस कैदी की लाश को रिकी तुरंत नीचे उतारता है और बाकी कैदी भी उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। सबको उम्मीद थी कि वो कैदी अभी भी जिंदा होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वॉन्ग मर चुका था। अपने साथी को इस हालत में देखकर रिकी के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। रिकी कहता है कि इस निर्दोष की मौत का जिम्मेदार ये जॉर्ज है, इसलिए उसे खत्म कर दो। ये सुनते ही सभी कैदी जॉर्ज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो लोग सालों का गुस्सा निकालने के लिए तैयार थे कि तभी वहाँ एक आदमी आकर एक कैदी का सर फोड़ देता है। ये देखकर सभी कैदी डर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। असल में उनके सामने बाकी तीनों इलाकों के लीडर थे। पहली लीडर सीजू थी। उसके पास एक खास तरह की ताकत थी जो पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। दूसरा था जॉर्डन जो पहाड़ जैसे शरीर वाला ताकतवर कैदी था। तीसरा था एलेक्स जो अपने हथियारों और रस्सियों से झगड़कर अपने दुश्मनों को खत्म करता था। जॉर्ज रिकी से कहता है कि अगर उसमें सच में हिम्मत है तो इन तीनों से लड़कर दिखाए, लेकिन रिकी कुछ नहीं कहता और उस कैदी की लाश को उठाकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी रिकी के बाकी साथी भी उससे कहते हैं कि वो इन तीनों को
खत्म कर दे। तभी जॉर्ज उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि मैक्स की मौत के बाद ईस्ट साइड का ब्लॉक खाली हो चुका है और वो चाहता है कि रिकी उसका नया लीडर बने। लेकिन रिकी उसके इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा देता है क्योंकि रिकी को किसी के इशारों पर नाचना पसंद नहीं था। इसी दौरान जेल में एक दूर बैठा लड़का उसे देख रहा था। रिकी को पत्ते से म्यूजिक बजाते देख वो लड़का भी उसकी नकल करने लगता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी आवाज नहीं निकलता है। जब रिकी उससे कारण पूछता है तब वो अपना मुंह खोलता है। तब रिकी देखता है कि उसकी आधी जीभ कटी हुई है। असल में इस लड़के को जेल के बहुत सारे काले कारनामों का पता चल चुका था और सच छुपाने के लिए उसने इस लड़के की जीभ काट दी थी। ये देखकर रिकी के अंदर उस जॉर्ज के लिए गुस्सा और नफरत और बढ़ जाता है। फिर रिकी उसे अपनी बांसुरी देता है। जैसे ही वो उसे बजाता है उससे अंदर से धुन निकलने लगती है। खुशी में वो रिकी को कुछ खास पत्ते देता है जिसे देखते ही रिकी समझ जाता है कि इसी पौधे से नशा बनाया जाता है और जेल के सभी ब्लॉक लीडर इन्हीं की तस्करी से भारी पैसा कमा रहे हैं। रिकी उस लड़के से पूछता है कि उसे ये पत्ता कहाँ से मिला तो वो उसे बताता है कि ये पत्ते उसे वेस्ट ब्लॉक से मिले थे। कर ऊपर से छिपकर सीजू उन्हें देख रही होती है क्योंकि वेस्ट ब्लॉक और नशे के पूरे कारोबार पर उसी का कब्जा था। वो तुरंत अपने साथियों के पास जाकर उनको बताती है कि उनका राज खुल चुका है क्योंकि लड़के ने सब कुछ रिकी को बता दिया है। इसके बाद वो लड़के को बुलवाते हैं जिसे एलेक्स चाकू दिखाकर धमकी देता है। अगर आज की रात उसने रिकी को नहीं मारा तो अगली सुबह वो खुद जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन वो साफ मना कर देता है और ये सुनते ही सीजू उसे बहुत बेरहमी से मार देती है और उसकी लाश जेल के बीचों बीच फेंकवा देती है ताकि बाकी कैदियों को ये देखकर उनके मन में खौफ जग जाए और वो उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत न करे। जैसे ही रिकी वहाँ आता है और अपनी साथी की लाश देखकर उसका दिल कांप उठता है। उसी के लाश के पास उसकी बांसुरी भी पड़ी थी जिसे देखकर उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है। दूसरी तरफ जॉर्ज को भी सीजू की करतूतों का पता चल जाता है लेकिन उससे पहले ही रिकी नशे के सारे बगीचे में आग लगा देता है और कुछ ही पल में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। सीजू भागती हुई वहाँ पहुँचती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। अपने बगीचे को जलता देख वो अपना आपा खो देती है। तभी रिकी कहता है कि जिस तरह उसने उसके मासूम दोस्त को मारा था वो उसे भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारेगा। तभी दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और सीजू बिजली की रफ्तार की तरह रिकी पर हमला कर देती है। वो रिकी को ऐसा जोरदार का मारती है कि रिकी सीधा जाकर दीवार से टकराता है। दूसरी तरफ आग इतना तेजी से फैल चुका था कि वो सीधा गेट तक पहुंच गई जिसके कारण वो गेट का लॉक भी टूट गया। इसी मौके का फायदा उठाकर सारे कैदी वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन जॉर्ज को ये बात पता चल जाती है और वो तुरंत ही एक गार्ड को वहाँ भेज देता है ताकि सारे कैदियों को वो रोक सके। लेकिन जॉर्ज की अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो बॉस था वो वापस आ चुका था लेकिन पूरी जेल जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी थी और ये बात अगर उसके बॉस को पता चलती तो जॉर्ज की हालत खराब हो जाती। इसलिए जॉर्ज सारे पुलिस वाले को 0 अलार्म वार्निंग दे देता है ताकि जल्दी से जेल का माहौल शांत हो सके। दूसरी तरफ रिकी घायल होकर हताश बैठा था। तभी उसको अपने चाचा टॉम की बात याद आती है। टॉम ने कहा था कि जब तुम अपने दुश्मन के सामने हारने वाले रहो तो ऐसा दिखाना कि तुमने हार मान ली है। इससे तुम्हारा दुश्मन बेफिक्र हो जाएगा कि तभी तुम अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके फिर से उस पर वार कर सकोगे। रिकी तब वही करता है और अपनी बॉडी की सारी ताकत को एक साथ इकट्ठा करता है कि तभी वहाँ पे एलेक्स आ जाता है। उसके पास रस्सियों को कंट्रोल करने की एक अजीब सी ताकत थी और इसी की मदद से वो रिकी को पूरी तरीके से रस्सियों में जकड़ लेता है और कहता है मैं रिकी को तब तक नहीं मारूंगा जब तक कि मैं उससे सीधे फाइट न कर लूं। कि तभी अलार्म बज उठता है और सभी कैदियों को आदेश दिया जाता है कि वो अपने अपने ब्लॉक्स के अंदर 2 से 3 मिनट के अंदर लौट जाए वरना उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन एलेक्स इस ऑर्डर को मानने के लिए रेडी नहीं था बल्कि वो रिकी के साथ लड़कर उसे अपने हाथों से मार देना चाहता था। लेकिन जॉर्ज ने उसे मना कर दिया क्योंकि अगर वो लोग ऑर्डर नहीं मानते हैं तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। कि तभी वहाँ गोलियां चलनी शुरू होती है और सभी कैदी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जॉर्ज रिकी को पकड़कर अपने साथ एक ब्लॉक में ले आता है। जॉर्ज इस मौके का फायदा उठाता है और उस ब्लॉक के दोनों दरवाजे को खोल देता है जिससे दोनों दरवाजे से बहुत तेजी से सीमेंट की धारा बहने लगती है क्योंकि जॉर्ज अपने बॉस के आने से पहले किसी भी कीमत पर रिकी को मार देना चाहता था। यहाँ तक कि इस वजह से जॉर्ज की भी मौत हो जाती तो जॉर्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रिकी बहुत ताकतवर था और उस दरवाजे को तोड़कर वो बाहर आ जाता है और साथ में जॉर्ज की भी जान को बचा लेता है। लेकिन जॉर्ज जब ये देखता है तो उसे एहसास होता है कि रिकी दिल से बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन जॉर्ज को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर जॉर्ज का शरीर बहुत भारी हो चुका था क्योंकि उस पर बहुत सारे सीमेंट चिपके हुए थे और रिकी के शरीर को भी सीमेंट काफी जोर से जकड़ चुका था जिसके कारण रिकी के छाती में दर्द उठता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तब जॉर्ज पुलिस वाले को आदेश देता है कि रिकी को कैद कर लिया जाए। फिर अगले दिन जॉर्ज का बॉस जेल विजिट करने आता है। असल में इस जेल के अंदर जितने भी गलत और गैर कानूनी काम होते थे उन सभी के पीछे इस बॉस का ही हाथ। तो जॉर्ज अपने बॉस को बताता है कि एक कैदी जिसका नाम रिकी है उसने हमारे नशे के बागीचे को आग लगा दिया है। ये सुनकर वो बॉस बहुत गुस्से में आ जाता है। जॉर्ज फिर उसे रिकी से मिलवाने ले जाता है। वहाँ ये देखते हैं कि रिकी को एक ब्लॉक में बंद करके रखा गया है और उसके पूरे शरीर में सीमेंट चिपकी हुई है। लेकिन थोड़े ही देर में रिकी अपनी बॉडी से सीमेंट को झटक देता है और
और अपने हाथों के जंजीरों को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। इसके बाद जैसे ही वो जेल के बॉस पे हमला करने आता है, तभी अचानक सेल की दीवार तोड़कर जॉर्ज वहाँ पे आ जाता है। फिर जॉर्ज रिकी को लोहे से बांधकर मारना शुरू करता है। रिकी ने पहले उसे बचाया था, इस बात से उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इधर रिकी किसी भी तरीके से खुद को बचा नहीं पा रहा था। तभी जॉर्ज उसका सिर दबाकर उसे फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रिकी अपनी ताकत लगाकर जॉर्ज से खुद को छुड़ा लेता है और जॉर्ज को ऐसा मुक्का मारता है कि एक ही मुक्के में उसका चेहरा फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। ये देखकर जॉर्ज और उसका बॉस बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन वार्डन रिकी को सजा देने के लिए लोहे के प्रेस का इस्तेमाल करता है। ये वही भारी लोहा था जो ब्लॉक के अंदर सेट किया गया था, जो धीरे धीरे नीचे आकर कैदी को पूरी तरीके से कुचल देता था। फिर रिकी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक लेता है, लेकिन तभी वार्डन बिजली का झटका देना शुरू करता है। इस वजह से रिकी कमजोर होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी दिखता है कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है और वो जॉर्ज से हेल्प मांग रहा होता है। लेकिन जॉर्ज कहता है कि तेरे जैसे बेकार इंसान को बचाकर क्या फायदा, तू तो रिकी से हार ही चुका है, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। उधर रिकी किसी भी तरीके से जेल का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है और तुरंत उस लोहे के प्रेस को रोककर जॉर्ज से कहता है कि जल्दी बाहर निकल आओ। पर जॉर्ज के शरीर में अब हिलने तक की ताकत नहीं थी। रिकी लोहे के प्रेस की वजन सह नहीं पाता और उस ब्लॉक को छोड़ देता है और वहीं जॉर्ज की मौत हो जाती है। कि तभी रिकी को जॉर्ज की एक फोटो मिलती है। रिकी को पता चलता है कि ये फोटो जॉर्ज और उसकी माँ की है। फिर रिकी फोटो दिखाकर जॉर्ज को कहता है, तू कोई इंसान है, यहाँ हर एक कैदी की फैमिली है, उनके घर वाले हर पल उनके लौटने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन तुम उसे गलत तरीके से यूज करके उसकी जिंदगी छीन लेते हो। क्या इंसानी जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी बेकार है? लेकिन जॉर्ज को रिकी की इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रिकी को एक नए जाल में फंसा देता है और जॉर्ज से कहता है सारे कैदियों को ग्राउंड में ले आओ। यहाँ देखते हैं कि जॉर्ज ने रिकी को एक गड्ढे में बिठा दिया है और चारों तरफ सारे कैदी खड़े हैं। तभी वहाँ वार्डन आता है और सारे कैदियों से कहता है कि सभी कोई मिट्टी डालकर रिकी को वहाँ जिंदा दफना दे। लेकिन दो कैदी ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो रिकी को पसंद करते थे। वार्डन वहीं उन दोनों को गोली मारकर मौत की घाट उतार देता है ताकि सारे कैदी डर के मारे उनकी बात को मान ले। फिर सारे कैदी बारी बारी से रिकी पर मिट्टी फेंकने लगते हैं। हालांकि मिट्टी डालते टाइम हर कैदी रिकी से माफी भी मांग रहा था। फिर वार्डन सभी से कहता है कि अगर रिकी यहाँ 7 दिन तक जिंदा रह गया तो वो उसे हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। फिर जॉर्ज वहाँ पर एक बांस लगा देता है ताकि रिकी उससे सांस ले सके। उस रात हर कैदी पछतावे की आग में झुलस रहे थे और सभी इस बात से टेंशन में थे जो उन्होंने रिकी के साथ किया। दूसरी तरफ रिकी के पास सीजू और एलेक्स आते हैं। वो उस बांस में जिससे रिकी सांस ले रहा था उसमें एक कपड़ा डाल देते हैं ताकि रिकी सांस ना ले सके और वहीं मर जाए। लेकिन रिकी उस बांस को अपने मुंह से 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। इसी बीच रिकी को अपने अतीत की बातें याद आती है। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड डायना स्कूल से घर लौट रही थी, तभी उसने कुछ लड़कों को ड्रग्स बेचते हुए देख लिया। फिर वो लड़के डायना को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाता है। बॉस डायना को मारने ही वाला था कि डायना वहाँ से भागकर छत पर चली जाती है, लेकिन भागते भागते वो छत से गिरकर मर जाती है। और जब रिकी को ये बात पता चलती है तब उसका दिल कांप जाता है। रिकी ने बहुत मुश्किल से उस आदमी को ढूंढ निकाला जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी। रिकी जैसे ही उस आदमी को मारने वाला होता है कि वो लगातार 5 गोलियां रिकी पर चला देता है, लेकिन रिकी के शरीर पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता। फिर रिकी उस इंसान को बहुत बुरी तरीके से मार देता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ही उसकी जीने की एकमात्र उम्मीद थी। यहीं से रिकी को गिरफ्तार करके इस जेल में लाया गया था। फिर देखते देखते 7 दिन पूरे हो जाते हैं। फिर वार्डन रिकी को उस जमीन के अंदर से निकलवाता है। सब लोग सोच रहे थे कि रिकी मर चुका है, लेकिन रिकी अभी भी जिंदा था। रिकी वहाँ अपनी ताकत से जंजीरें तोड़कर आजाद हो जाता है। इसे देखकर सारे कैदी बहुत खुश होते हैं। तभी सीजू आकर रिकी को बहुत जोर से मारती है और रिकी बेहोश हो जाता है क्योंकि काफी दिनों तक जमीन के अंदर बंद रहने से वो काफी कमजोर हो चुका था। फिर जब रिकी को होश आता है तो वो देखता है कि उसे बहुत सारे लोहे के ब्लेड के बीच फंसा कर रखा गया है, जहाँ वो बिल्कुल हिल भी नहीं सकता था। फिर वार्डन उसे कहता है कि मैंने तेरे जैसा बहादुर इंसान आज तक नहीं देखा, तो पिछले सारे गिले शिकवे भूल जा और मेरा हाथ थाम ले, क्योंकि मुझे तेरे जैसे ही इंसान की जरूरत है। लेकिन रिकी उस टाइम भी यही कहता है कि चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन वो गलत लोगों का साथ कभी नहीं देगा। इस बात पर गुस्सा होकर एलेक्स उसे मारना शुरू कर देता है कि तभी सीजू वहाँ पर बहुत सारे ब्लेड लेकर आती है और रिकी के मुंह में डालकर उसके मुंह को बंद कर देती है और उसे फिर बहुत मारती है, जिससे उसका मुंह लहू लुहान हो जाता है। उसके बाद वार्डन आता है और उसके मुंह से टेप हटा देता है। फिर रिकी वार्डन के ही मुंह पे थूक देता है, जिससे कि सारे ब्लेड वार्डन के मुंह पे लग जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि रिकी को एक सेल में कैद करके रखा गया है कि तभी एक कैदी छुपकर आता है और रिकी को खाने के लिए देता है और कहता है कि कभी हार ना माने। लेकिन जब जॉर्ज को ये बात पता चलती है तो वो उस कैदी को मार डालता है और उसकी लाश को घसीटते हुए रिकी के पास लेकर आता है, लेकिन रिकी तब तक खुद को आजाद कर चुका होता है। जब रिकी को पता चलता है कि जॉर्ज ने उस कैदी को मार दिया है, फिर रिकी और बाकी सारे कैदी मिलकर जॉर्ज को वार्डन के पास ले आते हैं। तब वार्डन खुद अजीब तरह की गोलियां चलाता है, जिससे कि जॉर्ज का पेट फूलने लगता है और वो फट जाता है। कि तभी वहाँ सीजू और एलेक्स आ जाते हैं। वो दोनों तरह तरह की ताकत का यूज करके रिकी को मारना चाहते हैं कि तभी रिकी ने सीजू का एक पैर काट दिया। ये देखकर एलेक्स डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर उस सीन में दिखाया जाता है कि रिकी बहुत ही डरावने तरीके से वार्डन को भी मार देता है और उसका सर लेकर बाकी सारे कैदियों के पास आ जाता है। फिर वो उस जेल की दीवार को एक ही मुक्के में तोड़ देता है और सभी को कहता है आज से तुम सब आजाद हो, अब तुम्हें किसी का भी अन्याय और
और अत्याचार सहना नहीं पड़ेगा। ये कहकर रिकी जेल से बाहर निकल जाता है और इसी के साथ ये कहानी का एंड यहाँ पे हो जाता है।